बहुत समय पहले मोहन नगर गांव में धीरज अपने बूढ़े पिता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। धीरज की मां का कोई बीमारी के कारण कुछ सालों पहले देहांत हो गया था। तब से धीरज अपने पिता के साथ अकेले ही रहता है। धीरज बहुत ही आलसी लड़का था। वह दिन भर बस अपने कमरे में सोया रहता था और कोई काम नहीं करता था। घर का सारा खर्चा उसके पिताजी ही उठाते थे। वह दिन भर दूसरे के खेतों में काम करते थे, लेकिन अब वह भी बूढ़े हो चुके थे। अब वो ज्यादा काम नहीं कर पाते थे। एक दिन धीरज के पिताजी काम करके घर वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि धीरज अभी तक सो रहा है। अरे उठ भी जा कामचोर, और कितना सोएगा? आखिर कोई इतना आलसी कैसे हो सकता है? जब से तेरी माँ गई है, इस घर का पूरा खर्चा मैं ही उठा रहा हूँ। इतना बड़ा होकर एक बोझ सा दिन भर घर में पड़ा रहता है। चल अब उठ और घर को साफ कर दे कम से कम। अरे पिताजी, आप तो मुझे सुबह सुबह आराम भी नहीं करने देते। अरे मूर्ख, दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं अभी घर पर खाना खाने आया हूँ, और तू कह रहा है कि सुबह हो रही है। पिताजी, क्या आप सच कह रहे हैं? दोपहर के 2 बज गए और आप घर पे खाना खाने आए हैं? मुझे तो समय का पता ही नहीं चला। जरा अपनी आंखें खोल और बाहर झांक कर देख। पूरा गांव जानता है कि तू कितना बड़ा आलसी है। बेटा देख, अगर मेरी इतनी उम्र ना हुई होती तो मैं तुझे कभी काम करने को नहीं कहता, लेकिन सच तो ये है कि मेरी अब उम्र हो चली है। अब मुझसे इस घर की जिम्मेदारी और नहीं उठाई जाती। मैं काम करके आता हूँ तो बहुत थक जाता हूँ, और कई दिनों से मेरे शरीर में बहुत कमजोरी भी है। क्या आप पिताजी, आप सीधे क्यों नहीं कहते कि आप मुझसे तंग आ गए हैं? ऐसी बात नहीं है बेटा। मैं चाहता हूँ तू एक बहुत मेहनती आदमी बन जाए, ताकि गांव के सारे लोग तेरी इज्जत करें। ठीक है पिताजी, मैं आज ही कोई ना कोई काम ढूंढता हूँ। चल अब जल्दी से खाना खा ले। इतना कहकर धीरज घर से बाहर निकल जाता है। वो जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पता नहीं ये गांव वाले अपने आप को क्या समझते हैं। जरा सा दिन भर काम क्या कर लेते हैं। मेरा तो मजाक उड़ाने में कोई कसर ही नहीं छोड़ते। लेकिन मैं भी एक ना एक दिन इन्हें बहुत बड़ा काम करके दिखाऊंगा। फिर देखता हूँ कौन मुझे क्या बोलता है। अभी तो मुझे बहुत थकन हो रही है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी देर यहीं पेड़ की छांव में सो लेता हूँ। इतना बोलकर धीरज वहीं सो जाता है। तभी वहां से दूसरे गांव का पंडित गुजर रहा था। क्या मूर्ख इंसान है? काम करने के बजाय यहाँ आराम से सो रहा है। तुझे कोई काम नहीं है क्या? पंडित की बात सुनकर धीरज की आंख खुल जाती है और वह उठकर बोलता है, अरे पंडित जी, दिक्कत क्या है आपको? आप मुझे शांति से सोने क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ, तुम रोज यहाँ आकर सो जाते हो। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। मुसीबत तुम्हारे सर पर मंडरा रही है। कैसी मुसीबत है पंडित जी? आप यहाँ से जाओ ना, मुझे शांति से सोने दो। मैंने तुम्हारे जितना आलसी आदमी अपने जीवन में कभी नहीं देखा। कोई ना कोई काम ढूंढने के बजाय तुम रोज यहाँ आकर सो जाते हो। अरे नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं गांव में काम ढूंढने ही निकला था, लेकिन गांव के एक आदमी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, इसलिए बस यहाँ बैठकर थोड़ा आराम कर रहा था। अरे आलसी आदमी ये क्यों नहीं कहता कि काम ढूंढने से निकला था, लेकिन मन नहीं किया तो यहाँ पेड़ के नीचे आकर बैठा है। लेकिन तुझसे बात करके मैं अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा हूँ? मुझे और भी जरूरी काम है। इतना कहकर पंडित जी वहां से चले जाते हैं। वह एक बहुत विद्वान पंडित थे, लेकिन धीरज पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता और वो फिर से सो जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और धीरज अपने घर जाता है। आज भी तुझे कोई काम नहीं मिला ना? पिताजी, मैं काम ढूंढने ही बाहर निकला था, लेकिन गांव के भोला ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। बस इसलिए आज मुझे कोई काम नहीं मिल पाया। बेटा, तू तो रोज ही कोई ना कोई बहाना बनाता है। भला किसी के बोलने से क्या होगा? अगर तूने काम ढूंढा होता तो तुझे जरूर मिल गया होता। पिताजी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने सच में काम ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन फिर उसने फालतू की बातें करके मेरा दिमाग खराब कर दिया। आप चिंता मत कीजिए, मैं कल फिर से जाऊंगा और कोई ना कोई काम जरूर ढूंढूंगा। इतना कहकर धीरज खाना खाता है और सो जाता है।
अगले दिन सुबह खाना खाकर धीरज काम की तलाश में निकल जाता है और हमेशा की तरह जंगल में जाकर उसके पेड़ के नीचे सो गया। उसके पिता ने समझा समझाकर थक चुके थे। अब धीरे धीरे उनकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। एक दिन धीरज ने उठकर देखा तो उसके पिता अभी तक सो रहे थे। अरे पिताजी, आप अभी तक सो रहे हैं? आप हमेशा मुझे कहते हैं कि जल्दी उठाओ, और आज आप खुद ही इतनी देर तक सो रहे हैं। आज तो आपने खाना भी नहीं बनाया है। भला मैं खाली पेट काम ढूंढूंगा कैसे? पिताजी उठिए, आप मेरी बात सुन रहे हैं क्या? अरे धीरज बेटा, आज मेरी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब है। तुम एक काम करो, बाहर में कुछ खा पी लेना, क्योंकि बेटा मेरे अंदर तो इतनी ताकत नहीं बची कि मैं आज खाना बना सकूं। पिताजी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपकी तबीयत ज्यादा खराब है क्या? इतना कहकर धीरज ने अपने पिता के सर पर हाथ फेरा तो पाया कि उनका शरीर बुखार से तप रहा था। पिताजी, आपको बहुत ज्यादा बुखार है। आपका पूरा शरीर जैसे तप रहा हो। नहीं बेटा, बस मुझे हल्का सा बुखार है। 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगा। तू मेरी चिंता मत कर। नहीं पिताजी, आपको ज्यादा बुखार है। आप मेरे साथ अभी डॉक्टर के पास चलिए। धीरज तुरंत अपने पिता को गांव के ही एक डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर रामदीन का अच्छे से जांच करके धीरज से कहता है, धीरज, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उनके किडनी में इन्फेक्शन है, इसलिए उनकी हालत ज्यादा गंभीर है। जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन करना होगा, तभी तुम्हारे पिता ठीक हो पाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, ऑपरेशन में तो बहुत पैसे लगते हैं ना? हाँ, उसके लिए तुम्हें 60,000 रुपए जमा करने होंगे अस्पताल में। ठीक है डॉक्टर साहब, आप मुझे कुछ दिनों का वक्त दीजिए, मैं पूरे पैसे जमा कर दूंगा। ठीक है धीरज, मैं तुम्हें तब तक कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ। वह अपने पिताजी को खिला देना, उन्हें कुछ राहत रहेगी। धीरज रामदीन को लेकर घर वापस आ जाता है, लेकिन अब उसे अपने आलसपन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। धीरज आलसी जरूर था, लेकिन वह अपने पिताजी से बहुत प्यार करता था। आज रात का खाना धीरज ने ही बनाया। जो धीरज हर रोज बिना किसी चीज की परवाह किए बिना सोए रहता था, आज उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसे उसके पिताजी की चिंता खाई जा रही थी। ये सब मेरी लापरवाही की वजह से हो रहा है। माँ के जाने के बाद काश मैं पिताजी के कंधों पर इतना ज्यादा बोझ ना दिया होता। लेकिन अब मैं क्या करूं? कहां से लाऊं इतने सारे पैसे? अगर पिताजी का ऑपरेशन नहीं हुआ तो माँ की तरह वो भी मुझे छोड़ के चले जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कुछ ना कुछ करके मुझे जल्दी से पूरे पैसे जमा करने ही होंगे। धीरज रात भर इसी चिंता में डूबा रहा। सुबह होते ही वह गांव के मुखिया के घर गया। क्या बात है धीरज, तू आज इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? इतनी सुबह तेरी नींद कैसे खुल गई? मुखिया जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अच्छा, तो तू यहाँ सुबह सुबह मुझे पैसे मांगने आया है? मुखिया जी, डॉक्टर ने कहा है कि अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनकी जान को भी खतरा है। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं दिन रात काम करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। मेहनत और वह भी तू? जा, किसको पागल बना रहा है? ये तो एक ना एक दिन होना ही था। बेचारा रामदीन तुझ जैसे भैंस को इतने दिन से पल रहा था, घर में बैठकर खिला रहा था। बुढ़ापे में इतना काम करेगा तो बीमारी तो होगी ही ना। मुखिया ने धीरज को पैसे देने से साफ मना कर दिया। तब धीरज गांव के एक सेठ के पास जाता है। वह सेठ गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास बहुत सारी जमीन थी। गांव का हर व्यक्ति धीरज की आदतों से परिचित था। धीरज को देखते ही सेठ मोहनलाल बोला, अरे वह भाई धीरज, आज तू इतनी जल्दी यहाँ कैसे? सेठ जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। सेठ जी, डॉक्टर ने कहा है कि अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनकी जान को भी खतरा है। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं दिन रात काम करके आपके सारे पैसे चुका दूंगा। कृपया मेरी मदद कर दीजिए। इसके बदले चाहे आप अपने खेतों में मुझे जितने साल भी काम करवा लेना, मैं करने को तैयार हूँ। अरे तुझे सुबह सुबह पागल बनाने को नहीं मिला था क्या? तुम्हें यह पूरा गांव जानता है। रोज अपने पिताजी से बोलकर निकलता है कि काम ढूंढने जा रहा हूँ और दिन भर जंगल में सोया रहता है। तू खाकर अपनी थाली तो धो नहीं सकता, खेतों में क्या खाक काम करेगा? सेठ की बातें सुनकर धीरज को अपनी आदतों पर बहुत पछतावा होता है और वह निराश मन से वहां से चला जाता है। आज भी धीरज इस पेड़ के नीचे जाकर बैठा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर उदासी थी।
आंखों में पछतावे के आंसू थे। हे भगवान, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इतना आलस नहीं करना चाहिए था। आज मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। मेरे आलसकन की वजह से आज मुझे गांव में कोई भी काम देने को तैयार नहीं है और पिताजी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है। लेकिन अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। पिताजी सही कहते थे, अपनी इसी आलसतन की वजह से मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। मुझे कोई रास्ता तो दिखाइए भगवान। तभी वह पंडित उस दिन फिर से उसी रास्ते से जा रहा था जिसने उसे दिन धीरज को फटकार लगाई थी। उसने धीरज को रोते हुए देखा तो वहीं रुक गया और उससे बोला, मैंने तुझे कहा था ना, तुम्हारे सर पर बहुत बड़ी मुसीबत मंडरा रही है और तूने मेरी बात को मजाक समझ लिया था। आपने बिल्कुल सही कहा था महाराज। मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच में बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है और गांव में हर किसी ने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया है। देख मेरे बच्चे, इस दुनिया में कोई किसी की मदद नहीं करता और तेरी मदद किसी ने इसलिए नहीं की क्योंकि तू बहुत बड़ा आलसी है। उनको इस बात का डर है कि उनके पैसे डूब जाएंगे। अगर आज तो कम कर रहा होता तो तुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आप मुझे मेरी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा है। मैं पिताजी को खोना नहीं चाहता। उन्होंने कभी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। ब्राह्मण ने देखा कि धीरज को सच में अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था और वह अपनी गलती सुधारना चाहता था। इसलिए ब्राह्मण ने एक छोटी सी पोटली निकाली और धीरज को देते हुए कहा, धीरज, इस पोटली में जादुई भस्म है। इस भस्म को तुम हमेशा अपने पास रखना। इससे तुम्हारा सारा आलसपन दूर हो जाएगा और तुम्हारे अंदर इतनी ताकत आ जाएगी कि तुम जानवरों की तरह दिन रात काम करके अपने पिता के इलाज के लिए बहुत जल्दी पैसे जोड़ लोगे। महाराज, क्या ऐसा सच में मुमकिन है? आपने मेरी इतनी मदद की है तो कृपया मुझे इतना बता दीजिए कि मैं कौन सा काम करूं जिससे मैं पैसे जोड़ पाऊं, क्योंकि इस गांव में तो मुझे कोई भी काम देने वाला नहीं है। वह सब तुम इस भस्म पर छोड़ दो। इसे अपने पास रखना, तुम्हें रास्ता खुद ब खुद मिलता जाएगा। धीरज ने वे भस्म अपने पास रख लिया और ब्राह्मण वहां से मुस्कुराते हुए चला गया। पंडित के कहे अनुसार धीरज ने लकड़ियां जमा करना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में उसने बहुत सारी लकड़ी जमा कर ली। अरे वाह, मैंने तो कितनी सारी लकड़ियां जमा कर ली है। सच में ये भस्म तो जादुई है। इससे तो मेरे पूरे शरीर में फुर्ती आ गई है। इतना कहकर धीरज सारी लकड़ियां लेकर गांव में गया और उसकी सारी लकड़ियां बिक गई। शाम को धीरज घर आया और उसने पैसे जोड़े तो पाया कि आज लकड़ियां और फलों को बेचकर उसे पूरे 5,000 रुपये मिल चुके थे। ऐसे तो मैं बहुत जल्दी और 55,000 रुपए जमा कर लूंगा। अब कल से मैं और दोगुना काम करूंगा ताकि पिताजी का इलाज जल्दी से जल्दी कर सकूं। अगले दिन सुबह होते हैं धीरज जंगल से लकड़ियां लेकर गांव में आ गया। इस तरह से धीरज को दिन रात काम करते देख गांव वाले हैरान थे। दिन रात जानवरों की तरह काम करके 1-2 हफ्ते में ही धीरज ने 50,000 रुपये जमा कर लिए थे। ईश्वर की कृपा से 50,000 रुपए तो जमा कर लिए हैं मैंने, लेकिन अब मुझे 10,000 रुपए और चाहिए। मुझे जल्द से जल्द ये पैसे भी जमा करने होंगे। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। पिताजी की तबीयत भी और भी खराब होती जा रही है। धीरज ने राम दिन के पास जाकर देखा तो उसकी हालत पहले से ज्यादा खराब थी। मुझे कल ही पिताजी को डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। मैं कल ही सेठ जी के पास फिर से जाऊंगा काम मांगने। हो सकता है इस बार वो मुझे काम दे दे। अगले दिन फिर से धीरज सेठ के पास जाता है। सेठ जी, उस दिन तो आपने मुझे आलसी कहकर भगा दिया था, लेकिन मैंने पूरी मेहनत करके 50,000 रुपये जमा कर लिए हैं। अब सिर्फ 10,000 रुपये घाट रहे हैं मालिक। कृपया मेरे पिताजी के जान के खातिर मुझे काम दे दीजिए। उनकी तबीयत बिगड़ी जा रही है। मैं दिन रात काम करूंगा मालिक। कृपया मुझे कम पर रख लीजिए। अच्छा ठीक है धीरज, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। तुम्हें मेरे खेतों को जोतना पड़ेगा। जितने बीघा खेत तुम जोतोगे उतने 1,000 रुपए में तुम्हें दूंगा। मंजूर है तो बोलो। ठीक है मालिक, तो मैं अभी से ही काम शुरू कर देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। दिल में अपने पिताजी को बचाने की उम्मीद लिए हुए धीरज खेतों में हल चलाना शुरू कर देता है। दिन भर बिना आराम किया वह खेतों में काम करता रहा। उसकी मेहनत का पसीना ये गवाही दे रहा था कि उसके दिल में पछतावे की आग जल रही है।
दिल में अपने पिताजी की जान बचाने की आस लिए हुए वह काम करता रहा। सुबह से शाम हो गई, लेकिन धीरज अभी भी काम कर रहा था। अगले दिन सुबह सेठ अपने खेतों पर आया तो उसने देखा कि धीरज अब तक काम कर रहा था। वो अपने 10 बीघा खेत को जोता हुआ देखकर हैरान रह गया। अरे वह लड़के, तू इतनी मेहनत करेगा मैंने सोचा भी नहीं था। तूने कल से बिना आराम किए मेरे 10 बीघा खेत को जोत दिया। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। आज मैं तुम्हें 15,000 रुपये दूंगा। आज ही तुम अपने पिताजी का इलाज करवा लो। धीरज तुरंत वह पैसे लेकर अस्पताल में डॉक्टर के पास जमा कर देता है और अपने पिताजी का इलाज करवाता है। कुछ दिन बाद ही धीरज के पिता पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। बेटा, आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है तुझ पर। आज तेरी वजह से मेरी जान बच पाई है। आज तूने मुझे नई जिंदगी दी है। पिताजी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? माँ के जाने के बाद आपने ही तो मुझे पाला है। रामदीन के ठीक हो जाने के बाद भी धीरज ने अपना काम नहीं छोड़ा। एक दिन धीरज हमेशा की तरह जंगल में लकड़ी काट रहा था। तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। कैसे हो धीरज? धीरज ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां वही ब्राह्मण खड़े थे। उन्हें देखकर धीरज बहुत खुश हुआ। अरे महाराज, आप यहाँ? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उस भस्म की वजह से आज मुझे नई जिंदगी मिली। मेरे पिताजी का भी अच्छे से इलाज हो गया। अब वो बिल्कुल ठीक है। आपकी वजह से आज मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। आपका ये आभार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्राह्मण मुस्कुराए और धीरज से कहा, अरे बेटा धीरज, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। यहाँ तक कि वो भस्म भी जादुई नहीं थी। मैंने तो बस तुम्हारा आत्मविश्वास जगाने के लिए कहा था कि वह बस में जादुई है, ताकि तुम इसी के सहारे कम कर सको। ताकत इस भस्म के अंदर नहीं, बल्कि असली ताकत तो तुम्हारे अंदर है। मैं तो बस तुम्हारे अंदर सोए हुए मेहनती इंसान को जागना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। वो भस्म तो बस राख थी बेटा। जादू तो तेरे अंदर था, जिस पर तूने कभी विश्वास ही नहीं किया। क्या आप सच बोल रहे हैं पंडित जी? इसका मतलब वो कोई जादुई भस्म नहीं था? धीरज की आंखों में चमक थी पर होंठों पर मुस्कान। उसे अब समझ आ गया था कि सच्चा चमत्कार किसी चीज में नहीं, बल्कि इंसान की लगन और आत्मविश्वास में होता है।